हाय गाइस, वेलकम टू हंटर कोडिंग। आज का डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट का रिवीजन का क्वेश्चन है हमारा मिनिमम फॉलिंग पाथ सम। तो ये ट्राइंगल वाला जो ट्राइंगुलर ग्रिड वाला जो वीडियो है उसी का एक्सटेंशन है। तो रेकमेंडेड है कि आप वो वीडियो इस चैनल के थ्रू वो देख के आओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स उसी से ही आएंगे। जहाँ थोड़ा एक्सटेंशन या मॉडिफिकेशन किया वो हम देख लेंगे। तो लीड कोड का डिस्क्रिप्शन ये रहा, बोला है कि कैलकुलेशन ग्रिड दी हुई है और हमें एक सम देना है जो फॉलिंग पाथ थ्रू मैट्रिक्स होता है। अब ये फॉलिंग पाथ किसको कह रहे हैं? ये ऐसे कह रहे हैं, मान लीजिए हमारी रेफरेंस ग्रिड है ये। तो एक फॉलिंग पाथ ऐसा हो सकता है कि जो स्टार्टिंग रो है 0 और जो एंडिंग रो है n-1। एक ऐसा पाथ जो स्टार्टिंग वाली रो में कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है और जो एंडिंग वाली रो है उसमें कहीं पर भी जा सकता है। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे गया ऐसे गया, एक ये वैलिड पाथ है। एक दूसरा वैलिड पाथ ये ऐसा भी कर सकते हैं कि ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। फिर तीसरा वैलिड पाथ ये ऐसे गया ऐसे गया, इस तरह से। तो ये जो पाथ बन रहे हैं इनको ये लोग फॉलिंग पाथ कह रहे हैं। तो अब इसमें वही जो मूव्स अराउंड है वो हम नेक्स्ट रो में 3 टाइप्स के मूव्स अराउंड है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस सेल की बात करते हैं तो एक तो ये नीचे जा सकता है, एक अपने लेफ्ट में जा सकता है, एक अपने राइट में जा सकता है, इस तरह से अलाउड है। तो जो ट्रायंगुलर ग्रिड वाला क्वेश्चन था उसके अंदर इस तरह 2 ही मूव्स अलाउड थे, एक नीचे और एक राइट में, इस तरह। और इसमें मॉडिफिकेशन ये है कि इसमें 3 मूव्स अलाउड है और इसमें ऐसा है कि स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। जिससे ट्रायंगुलर ग्रिड वाली में फिक्स था कि ऊपर से अगर स्टार्ट करते तो 0,0 से स्टार्ट होना है और नीचे किसी भी रो में आप नीचे लास्ट वाली रो में किसी भी कॉलम में आप एंड कर सकते हो। तो अब कुछ इनवैलिड केसेस के बारे में चेक कर लेते हैं कि एक हिंट यहाँ से मिलना चाहिए कि ये हमें कुछ मिनिमम देना है, सम ऑफ ऑल एनी फॉलोइंग पाथ्स। तो और हमारे पास कुछ ऑप्शन है इस तरह करने के, तो हमें कुछ ना कुछ ट्राई आउट करना पड़ेगा। तो रिकर्जन का क्वेश्चन बनेगा ये, और फिर बाद में देखेंगे कि कुछ अगर ओवरलैपिंग स्टेट्स होते हैं तो मेमोराइज कर सकते हैं ऐसा या नहीं। तो अब जो मैं कह रहा हूँ, एक और चीज़ देख लेते हैं हम कि जैसे कि इस सेल की बात करते हैं तो ये नीचे जा सकता है, यहाँ जा सकता है, पर ये यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि ये इनवैलिड मूव है, ये बाहर जा रहा है। सिमिलरली ये सेल की बात करते हैं तो ये लेफ्ट में जा सकता है, नीचे जा सकता है, पर ये राइट में नहीं जा सकता। तो इसी तरह से इनवैलिड जो हमें मूव्स है वो भी काउंटर करने पड़ेंगे, तो इनकी कंडीशंस हम आगे देख लेंगे। अब एक और चीज़ कि अगर ये सेल यहाँ पर इस तरह नीचे आ सकता है तो हम ये फिफ्थ सेल के रेफरेंस में ये भी पूछ सकते हैं कि आप फिफ्थ सेल पर पहुँच कैसे सकते हो। तो वो ऐसा कहेगा फिफ्थ सेल कि अगर कोई वो ये वाले 1 वाले सेल से नीचे आता तो मेरे तक पहुंच सकता था, या तो कोई 3 वाले सेल से लेफ्ट लेता तो पहुंच सकता था, या तो 2 वाले से राइट लेता तो पहुंच सकता था। तो ये बाई डायरेक्शनल नेचर आपको पता चल रहा है ना, क्योंकि इसी बाई डायरेक्शनल नेचर की वजह से प्रॉब्लम फॉरवर्ड भी सॉल्व हो सकता है। फॉरवर्ड मतलब 0 से लेके मतलब स्टार्टिंग रो से हम फंक्शन रिकर्जन में भेज रहे हैं और वो फाइंड करके लाएगा, या बैकवर्ड में भी सॉल्व हो सकता है कि हम लास्ट वाली रो से प्रोबेबल कैंडिडेट्स भेज रहे हैं और वो 0 तक जाके 0 वाली रो तक जाके लेकर आएगा। तो हम एक वेरिएंट पूरा देख लेंगे, एक वेरिएंट के चारों केसेस देख लेंगे, रिकर्जन, मेमोराइजेशन, टेबुलेशन और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। और जो दूसरा वेरिएंट है हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि अगर दूसरे तरीके से करके बताओ, मे बी टू टेस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, तो उसका सिर्फ हम रिकर्जन वाला कोड देख लेंगे। तो अब क्विकली हम जो वेरिएंट लेते हैं वो ये वाला बैक वाला ले लेते हैं। बैक वाला, तो जैसे कि मैंने कहा कि फिफ्थ सेल तक कौन कैसे कैसे पहुंच सकता है, तो वो कहेगा कि या तो 2 से एक नीचे का राइट वाला ये स्वाइप ले लो, या तो 1 से नीचे ले लो, या तो 3 से लेफ्ट वाली स्वाइप ले लो, तो वहाँ तक पहुंच सकता है। तो अब जो कॉल रहेगी हमारी फंक्शन की, क्योंकि हमें यहाँ पूछा हुआ है मिनिमम पाथ सम पूछा हुआ है इस तरह से, तो हर एक स्टेप पे हम लोग ट्राई करेंगे पॉसिबल वेज पे और फिर इन लोगों का मिनिमम लेके आगे भेज देंगे। तो जैसे कि अगर मैं फिफ्थ सेल पे हूँ तो मुझे ये 5 वाली वैल्यू है तो लेनी पड़ेगी, तो ये तो मैं कंसिडर करूँगा ही 5 वाली। उसके साथ प्लस क्या करूँगा, मेरे पास 3 चॉइस है, कैसे आ सकता हूँ मैं, कैसे और कैसे। तो जो तीनों चॉइस है ना, तो उनका मैं मिनिमम ले लूँगा कि फर्स्ट वाली चॉइस, सेकेंड वाली चॉइस और थर्ड वाली चॉइस करके बताओ। और जब ये पूरा ट्री बन जाएगा ना, तब हमारे पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्विकली, मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि आपने ट्रायंगुलर ग्रिड वाला जो वीडियो है सॉल्यूशन वो देखा हुआ है। तो अब हम क्विकली इसका कोड एडिटर में जाकर चेक कर लेते हैं क्या है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो उन चारों वेरिएंट्स की है वो वैसी रहेगी, क्योंकि एक सिर्फ ऑर्डर ऑफ एंड फॉर लूप का फर्क पड़ेगा, बट ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड वाला है वो सेम रहेगा। हम कोड एडिटर में देख लेते हैं क्विकली। तो यहाँ पर इन्होंने बॉयलर प्लेट दी हुई है। क्विकली इसको मैं रीनेम कर देता हूँ मैट्रिक्स को ग्रिड से, और पहले हम सॉल्व करवा देते हैं रिकर्जन से। तो मैं लिख दूंगा रिटर्न रिकर्जन से सॉल्व करके लाओ इसको, और एक एन पास कर देते हैं ग्रिड का, और एन को हम निकाल लेते हैं कैलकुलेट करके। बेसिकली एन क्रॉस एन की ग्रिड है, स्क्वायर ग्रिड बताई हुई है, तो एन ले लेंगे हम ग्रिड का साइज़। ठीक है, ये लिख दिया। अब ऊपर मैं रिकर्जन के थ्रू उसका बॉयलर प्लेट लिख देता हूँ कि आप इसे रिकर्जन से सॉल्व कराओ, और जो पैरामीटर्स पास करी हुई यही है कि ग्रिड को बाय रेफरेंस में पास कर देता हूँ। ओके, ये मैंने कर दी पास। अच्छा, अब जैसे मैंने ट्रायंगुलर ग्रिड वाली में वीडियो में बताया था, क्योंकि अब हम यहाँ उल्टा चल रहे हैं, तो एक बार और थोड़ा 10 सेकंड लगा कर यहाँ देख लेते हैं कि जब मैं यहाँ से उल्टा चल रहा हूँ तो मेरे पास ये भी आंसर दे सकता है, मुझे ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। रीज़न है कि यहाँ से कोई पाथ ऐसे आया होगा,
या तो यहाँ से कोई पाथ ऐसे आया होगा या तो कोई ऐसे आया होगा। तो ये तीनों ही आंसर दे सकते हैं, तीनों ही ये वाली जो लास्ट रो वाले प्रोबेबल आंसर दे सकते हैं। तो मुझे चेक करना पड़ेगा, इसलिए अब मैं क्योंकि उल्टा सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं यहाँ फॉर लूप लगा के चेक करवा लूँगा हर एक सेल रेफरेंस के लिए। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट होता तो क्या होता, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता तो क्या होता, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता तो क्या होता। तो इस तरह से हम रिकर्जन में भेजेंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं, तो यहाँ एक मिनी वेरिएबल ले लेते हैं, उसको 1 करवा देते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं इंटीजर कॉलम इक्वल टू 0 से लेके कॉलम लेस देन n कॉलम प्लस प्लस, और हमारा मिनी हो जाएगा मिनिमम ऑफ अभी तक का जो मिनिमम है, या तो फिर अब यहाँ से हम फंक्शन कॉल करवा देते हैं और उसको कहते हैं कि हम यहाँ खड़े हुए हैं, हम लास्ट वाली रो में इस वाली कॉलम पे खड़े हुए हैं, और यही जो फॉर लूप पे सबको कैलकुलेट करके देगा और इसमें n और ग्रेड पास कर देते हैं। अब ये होने के बाद लास्ट में हमें मिनिमम मिल जाएगा, तो मैं मिनी भेज देता हूँ यहाँ पर। अब ये वाला जो वेरिएंट है इसका जो एफ फंक्शन है वो लिख लेते हैं। इसका इनपुट होगा हमारा करंट सेल का IJ, एक हमारा जो हमने ग्रिड का साइज़ भेजा था वो, और ये हमारी ग्रिड बाय रेफरेंस। अच्छा, अब ये फंक्शन स्टॉप कहाँ होगा कि एक तो मैंने ये चीज़ कही कि अगर हम लोग यहाँ देख लो, अगर हम लोग ये पहुँचते पहुँचते कोई भी कॉल, जैसे हमने कहा था 8 कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो 5 से ऐसे ट्रांजिशन ले लो, 4 से ऐसे ले लो, या 6 से ऐसे ले लो। तो हम एक्चुअली उल्टा चल रहे हैं, जब 8 का क्वेश्चन है तो हम फंक्शन कॉल जाएगी इसके लिए और इसके लिए। तो कभी ना कभी तो फिर हमारा जो रो नंबर 0 आ जाएगी, तो वही हमारा बेस केस है, क्योंकि रो नंबर 0 से हम उसको ऐसा नहीं कह सकते कि आप तक कैसे पहुँचे, क्योंकि वो तो ऊपर से तो आएगा नहीं, वो इनवैलिड कॉल है, ना लेफ्ट से आएगा ना राइट से आएगा, तो इसके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है ना, तो इसके पास कोई आगे से कोई नहीं आ सकता, तो जो खुद की वैल्यू है वो ही उसकी चॉइस है, तो वही उसे भेजना पड़ेगा। तो एक तो ये हो गया बेस केस हमारा, और दूसरा आगे जब हम हर सेल से ऐसे पीछे जा रहे हैं 3 डायरेक्शन में, तो हमें हमारा जो वर्किंग एरिया है इसे ध्यान रखना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये 1 के लिए अगर मान लीजिए 3 है, इसके लिए अगर ये कॉल होता 3 के लिए 3 चीज़ कॉल होगी, 1 2 और ये यहाँ से 3। बट क्योंकि ये हमारा ये 0 वाला बेस केस है वो इसे हैंडल कर लेगा, वो पीछे जाएगा ही नहीं, वो सीधा 3 को रिटर्न कर देगा। बट अगर ये वाला सेल है 4 वाला, तो ये पीछे भेजेगा यहाँ पर, और ये 1 और एक ये यहाँ तक भेजेगा, बट ये वाला जो कॉल है ये इनवैलिड है। तो हमें देखना पड़ेगा कि जब भी हम आगे जा रहे हैं तो जे की जो वैल्यू है वो हमारी 0 से लेके n-1 तक का इंडेक्स होना चाहिए। अगर ये यहाँ तक पहुँची n वाले इंडेक्स तक तो भी इनवैलिड, या कोई -1 -2 चली गई तो भी इनवैलिड। तो अब इसे कोड में देख लेते हैं कि अगर हम लोग करते करते कभी भी जे हमारा लेस देन 0 जा रहा है, या तो हमारा जे ग्रेटर देन इक्वल टू n जा रहा है, तो इस केस में हम यहाँ से कुछ रिटर्न करवाएंगे। अब ये रिटर्न बड़ा नंबर क्यों करवाएंगे, ये मैंने वो ट्रायंगुलर ग्रिड वाले सॉल्यूशन में अच्छे से बताया, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा। और दूसरा एक बेस केस कि ये सब कंडीशन वैलिड है। अब अगर हमारा ये हमने जब उल्टा भेजा तो ये 0 फर्स्ट मतलब फर्स्ट वाली रो तक पहुँच गया, तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो ग्रिड वाली जो वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी, तो ग्रिड ऑफ IJ रिटर्न करवा देते हैं यहाँ से। अब ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये जो दूसरे नॉर्मल जेनेरिक केस है कि अगर अब हम देखेंगे कि आपके ऊपर वाले तक आप कितने वे में जा सकते हो, तो सेम कंडीशन कह देंगे कि i-1 से जे से आप उसको कैलकुलेट करके लेके आओ। सिमिलरली कह देंगे हम लेफ्ट अप वाला कि जो लेफ्ट साइड में आप है वो कितने वे से कर सकते हो, तो वो हम भेज देंगे आपके लेफ्ट साइड जाओ, जो कि होगा i-1 j-1, और यहाँ बाकी के पैरामीटर्स भेज दिए। सिमिलरली राइट अप वाला देख लेंगे, वो इसी फंक्शन में जाएगा i-1 और वहाँ आएगा j+1 और n और ग्रेड। ये ऑप्शन है। अब हमें क्या करना है, हमें अब यहाँ जो जिस सेल पे खड़े उसकी खुद की तो वैल्यू हमें लेनी है, तो ग्रिड ऑफ IJ से वो ले ली हमने, प्लस अब इन तीनों का मिनिमम। तो मिनिमम C++ में 2 ही पैरामीटर लेता है, तो हम इस तरह लिखेंगे मिनिमम ऑफ अप और मिनिमम ऑफ हमारा लेफ्ट अप था वो, या तो राइट अप था वो, यहाँ से भेज दिया। तो ये आई थिंक इतना इनफ है, तो इसे टेस्ट कर लेते हैं हम बेस केसेस पर। ये बेस केसेस पर चल गया है, बट क्योंकि ये रिकर्सिव सॉल्यूशन है, एक्सपोनेंशियल है, तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, मैंने मतलब इस तरह के ट्रायंगुलर ग्रिड में अच्छे से समझा, फिर भी एक बार रफली कह देता हूँ। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं रिकर्सिव सॉल्यूशन, उनकी एक होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि ब्रांचिंग फैक्टर आपका जो होता है और उसकी पावर मैक्स डेप्थ। तो यहाँ से दिख रहा है एक फंक्शन कॉल 3 अपने जैसे फंक्शन कॉल में टूट रहा है, ये अप लेफ्ट अप और राइट अप, तो इसका ब्रांचिंग फैक्टर 3 हो गया। और इसकी मैक्स डेप्थ कितनी होगी, तो एक जो वैलिड मैक्स पाथ है वो जिसकी यहाँ से एग्जांपल से दिख रहा है, वो आप देख लेना कि हर एक स्टेप में हम लोग हर एक रो या तो ऊपर चल रहे हैं या तो नीचे चल रहे हैं। इस वाले केस में हम उल्टा चल रहे हैं, तो हर एक रो हम ऊपर जा रहे हैं, जिसकी लास्ट रो से करेंगे तो सेकंड लास्ट रो में जाएगा, तो ऐसे ऐसे करते n, मतलब मैक्सिमम डेप्थ होगी एक वैलिड पाथ की n, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी ऑर्डर ऑफ 3 की पावर n। और साथ में जो स्टैक स्पेस यूज़ हो रही है ऑर्डर ऑफ n की, वो उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम है, तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी स्पेस हम सिर्फ वेरिएबल्स ले रहे हैं, बट क्योंकि स्टैक स्पेस यूज़ हो रहा है तो एक पाथ मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ n तक जा सकता है, तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उतनी हो गई। ये चीज़ काफ़ी डिटेल में मैंने ट्रायंगुलर ग्रिड में समझाई, यहाँ थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ। अब सिमिलरली रिकर्जन का देख लिया, अब इसका हम मेमोराइज्ड वेरिएंट देख लेते हैं। तो मैं भेज दूंगा एक रिटर्न मेमोराइजेशन ऑफ, और उसमें ये और ग्रिड पास कर देते हैं। अब क्विकली इसका बॉयलर प्लेट बना देते हैं, टीचर मेमोराइजेशन, उसको n भेज दिया और यहाँ पर ग्रिड रेफरेंस से भेज दी। तो मेमोराइजेशन में हम क्या करते हैं, जो रिकर्सिव सॉल्यूशन होता है
उसी के ही देखते हैं कि अगर हम इसका ट्री बनाएंगे तो आपको पता चलेगा काफ़ी सारे स्टेट्स ओवरलैप हो रहे हैं। तो उसका एक देखने का शॉर्टकट ऐसा होता है कि हमारे पास जो रिकर्सिव फंक्शन है जो मेन वाला, उसमें देखते हैं कितने पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि आई और जे चेंज हो रहे हैं। तो मेमोराइजेशन का मतलब ही ऐसा होता है कि आप को एक बार आपने कोई पर्टिकुलर स्टेट का काम कर लिया तो उसे बार बार करना ना पड़े। अब एक स्टेट को मिनिमम कितने पैरामीटर्स से कर पा रहे हो आप, मतलब यूनिकली टारगेट, तो वो आपका मेमोराइजेशन उसके बेस पे डीपीआरए बनती है। तो इसलिए यहाँ पर देखा हमने कि पैरामीटर्स दो है, आई और जे। तो अब यहाँ पर 2D डीपीआरए चाहिएगी। आई कहाँ तक जा सकता है, रोज़। तो रोज़ तो एज पर द क्वेश्चन एन रोज़ है और कॉलम भी एन है, तो हमें 2D डीपी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्विकली, ठीक, मैं वेक्टर ऑफ इंट ले लेता हूँ, डी पी एन कॉमा एन की, और -1 से इनिशलाइज करवा दिया। अब क्योंकि इसी रिकर्जन वाले को हम पोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से पहले इसका ये कॉपी करके उसे चेंज कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, हम क्योंकि पोर्ट कर रहे हैं उस कोड को, तो मिनिमम ले लिया 128 और हर एक बार इसमें जाएगा। अब इसे हम एफ़ की जगह मेमोराइजेशन वाले वेरिएंट में भेज देंगे, ठीक है। मेमोराइजेशन वाला जो फंक्शन है उसमें पीछे से लास्ट रो में खड़ा है और कॉलम इसकी हर बार चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ से डी भेज दिए, तो इसका मेमोराइजेशन वाला वेरिएंट यहीं से लिख देंगे हम, इसको ही मॉडिफाई कर ये हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। उसको दे देते नाम मेमोराइज वेरिएंट, ओके। और यहाँ पर हम डीपी पास करवा देंगे। और ये क्या, जस्ट अ सेकेंड, हमें डीपी पास करवानी है, ओके। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसके नाम डीपी दे देता हूँ। तो अब रिटर्न होने से पहले हम ये वर्क को सेव करवा लेंगे कि जो डीपी ऑफ आई और जे था उसको सेव करवा लिया। और ये फंक्शन में घुसने से पहले एक टेस्ट करवा लेंगे कि अगर ये वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड है तो इसी को ही रिटर्न कर दो। ये रिटर्न करवा दिया। अब ये फंक्शन का वेरिएंट चेंज कर देंगे, या मेमोराइजेशन वाला डाल देंगे और इसमें डीपी पास कर देते हैं। यहाँ पे भी डीपी पास कर दी, यहाँ पे भी डीपी पास कर दी, मेमोराइजेशन वाला फंक्शन वेरिएंट डाल दिया, ठीक है। तो आई थिंक ये गुड टू गो है, इसे बेस केस पर चेक कर लेते हैं। ये बेस केस पर चल चुका है, एक बार सारे केसेस पर चला के देख लेते हैं। अच्छा, ये इसके मेमोराइजेशन वाले वेरिएंट में टीएल ही आ रहा है कुछ केसेस के लिए, तो इसे और ऑप्टिमाइज करते हैं टेबुलेशन में। अब मेमोराइजेशन वाले जो कोड है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तो एक चीज़ देखो, ये जो डीपी वाली हर एक डीपी का स्टेट है वो मैक्सिमम एक ही बार कैलकुलेट होगा, क्योंकि दूसरी बार अगर आएगा तो वो इस लाइन से वापस चला जाएगा। तो यूनिक का कितने डीपी के स्टेट्स होंगे, तो क्योंकि हमारा डीपी 2D है और साइज उसकी n×n है, तो हमारे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n²। अब साथ में स्पेस एक स्टेक ट्रेस वाली कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी, बट क्योंकि ऑर्डर ऑफ n² बड़ा है तो उसे ओवरऑल उसे बोलेंगे हम। स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी अब इस बार हम क्योंकि वेक्टर ले लिया एक एडिशनल n×n साइज का और एक ऑर्डर ऑफ n का जो स्टैक स्पेस होगा, तो दोनों में से बड़ा ये मैट्रिक्स एक्सटर्नल है, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n² हो जाएगा। अब क्विकली हम इसका टेबुलेशन वाला कोड देख लेते हैं। तो मैंने इसको डमी टेबुलेशन में भेज दिया है। अब यहाँ से, अब टेबुलेशन में इसी तरह होता है कि जो मेमोराइज वाला सॉल्यूशन है ना उसी को ही हम टेबुलेशन में पोर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉयलर प्लेट, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ टेबुलेशन, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो अब जो टेबुलेशन है ना, वो जो हमारा जो रिकर्सिव वाला जो मेमोराइज्ड कोड है उसका उल्टा चलता है। तो पहले हमें बेस केस देखने पड़ेंगे हमने कैसे लिखे थे। तो ये था ओरिजिनल मेमोराइजेशन फंक्शन। इसमें देखो हमने एक डीपी बनाई थी यहाँ पर। तो सबसे पहले एक यहाँ डीपी जो -1 से इनिशियलाइज हो रही है उसको 0 से करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने आंसर भेजने का तरीका था, तो जैसे हम ये आंसर निकाल रहे हैं ना उसी तरह से हमारा आंसर टेबुलेशन में भी निकलेगा। तो ये वाला कोड लास्ट में जाएगा। अभी पहले मेमोराइजेशन वाला जो फंक्शन है ना उसका कॉल देख लेते हो कैसा था। अब ये रहे उसके कुछ बेस केसेस। तो सबसे पहला बेस केस तो ऐसा है, जो फर्स्ट वाली रो है ना वो उसका तो खुद का ही आंसर है ग्रीडर ऑफ आई। और ये जो इनवैलिड वाले बाउंड्री वाले केसेस है ना, ये भी हमें कहीं सेट करने पड़ेंगे। और पहले इजी वाला बेस केस लिख देते हैं, जो फर्स्ट रो वाले खुद के सेल है उसका ग्रिड का आई आंसर है। तो यहाँ क्विकली लिख देते एक बार, फॉर इंटीजर कॉलम इक्वल टू 0 से कॉलम n तक जाओ और कॉलम ++। अब डीपी ऑफ जो फर्स्ट रो है उसका जो कॉलम है उसका आंसर तो वो खुद ही ग्रीड वाला आंसर है, ग्रीड ऑफ 0 और कॉलम खुद, ठीक है। तो ये हमारा पहला बेस केस आ चुका। अब इनकी बात करते हैं। अब एक बार हम यहाँ आ जाते देख लेते हैं। तो अब देखो हमें आई और जे जो मेमोराइज्ड फंक्शन में है, तो वो हर एक आई जे पेयर के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक बात तो है, हमें फॉर लूप लिखना पड़ेगा, आई के लिए कहीं से कहीं चलेगा और जे भी कहीं से कहीं चलेगा। तो देखो आई के लिए तो हमारा जो टेबुलेशन में ना जो रो
जीरो वाला कोड तो हमने लिख दिया है, और टेबुलेशन में हम उल्टा चलते हैं, तो आई चलेगा फिर हमारा 1 से लेकर n-1 इंडेक्स तक, इस तरह आई चलेगा। अब जे में भी कुछ लिखना पड़ेगा। तो जे में एक चीज़ देखो, यहाँ कोई इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं है इस तरह का कि यहाँ से ऐसे ही जा रहे हैं, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जनरली कोई ऑर्डर बन रहा है कि ऐसे भी चलेगा इस तरह का, जो 3 जो एरो पीछे जा रही है। तो उस केस में हम इस तरह लगा सकते हैं कि जे हमारा 0 से n-1 तक जाए, और इवन n-1 से 0 का भी आप चेक करके देख लेना, क्योंकि वो अगर ये वाली रो है तो वो कैलकुलेट ऐसे भी कर सकता है, यहाँ से स्टार्ट करो तो भी ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करो तो भी ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऑर्डर ऐसा एक्सप्लिसिट बन नहीं रहा है। तो ये हमारा जे के इंडेक्सिस है और ये आई के इंडेक्सिस है। तो इसमें कोड में देख लेते एक बार, और टेबुलेशन वाले में तो हम ये चला देते हैं फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और एक फॉर इंटीजर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। अब ये जो ऊपर वाला जो हमारा मेमोराइज्ड वाला कोड था ये कॉपी पेस्ट कर देते, ये इतना, अब वो यहाँ आ गया। इसे मैं टैब थोड़ा अलाइन कर देता हूँ। और ये रिटर्न स्टेटमेंट हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कर दिया। अब आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने कहा था ये वाले भी बेस केस थे, तो ये कहाँ आएंगे, तो ये देखो ये फिर हर जेनेरिक जो आई जे पेयर होगी ना उसमें आएंगे। तो इसमें देखो हम 1E8 रिटर्न कर रहे थे, क्योंकि हमको मिनिमम को स्किप करवाना था, तो इसलिए हम बहुत बड़ा नंबर यहाँ से रिटर्न कर रहे थे। तो वो इस यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर पहले मैं जो मेमोराइजेशन फंक्शन है उनको डीपी कॉल में कन्वर्ट करा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे। ये डीपी में कन्वर्ट करवा देता हूँ क्विकली। ठीक है, ये हो चुका है। तो अब वो बेस केस यहाँ पर आएंगे, जैसे कि अब ये क्या कह रहा है, ये इस कॉल के लिए कह रहा है कि आप अप वाले जितने में ना डी पी ऑफ i-1 और j में लेके जाओ। मतलब ये कौन सा इंडेक्स है जो आपने देखा ना, हमने अभी मेमोराइजेशन फंक्शन की जगह डीपी रिप्लेस करवाया। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इक्विवेलेंटली कहूँ कि अगर यहाँ डीपी की जगह मेमोराइज्ड फंक्शन होता तो वो कहता कि आप i-1 और j-1 वाला वहाँ पर जाके वैल्यू लेके आओ। सिमिलरली ये कहता i-1 और j+1 वाली जाके वैल्यू लेके आओ। तो हो सकता है ये कहीं मतलब इनवैलिड हमारे वर्किंग एरिया से बाहर निकल जाए, तो इसलिए हम अज्यूम करके पहले चलते हैं यहाँ पर, कंट्रोल एक्स दबा देता हूँ कि ये इनवैलिड है। उसके बाद बेस्ड ऑन दिस कंडीशन हम चेक करते हैं कौन सी कंडीशन डालनी है, उसके बाद इसे इसमें अपडेट करेंगे। तो देखो ये वाला जाना कहाँ चाहता है, i-1 और j, तो i-1 और j में सिर्फ i-1 हो सकता है ये अगर इनवैलिड हो, तो ये हम देख लेंगे i-1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो ही आप वहाँ जा सकते हो। सिमिलरली लेफ्ट अप वाले को हम डिफ़ॉल्ट डाल देंगे कि इनवैलिड ही है, अज्यूम करके चलते हैं 1E8। उसके बाद हम बेस्ड ऑन ये कंडीशन डाल के देखते हैं क्या है, उसके बाद एल अप हो जाएगा ये। तो देखो इसको जाना है, इसको जाना है i-1 j-1 पे, तो वो यहाँ डाल देंगे कि i-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और साथ में अब j-1 है। अब j-1 है तो वो 0 की तरफ ही अप्रोच करेगा माइनस वाले नंबर, तो ये जहाँ जा रहा है इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। सिमिलरली अब ये आर अप वाला है, इसको देख लेंगे। इसको इनिशियली हम करवा देते हैं 1E8, इसको 1E8, और अब यहाँ मैं कंडीशन लगा देता हूँ। कंडीशन देखते क्या है, उसके बाद ही देखते हैं कि अब आप जाके यहाँ ले सकते हो। अब इसे जाना कहाँ है, इसे जाना है i-1 j+1 पे, तो दोनों को लगा दिया हमने। i-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और अब j+1 है, तो +1 है तो समझो आगे आगे ही जाएगा, तो इस तरह वो अप्रोच n को ही करेगा, तो इसलिए वो लेस देन n होना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना कर दिया, उसके बाद ये चला, तो ये सब हो चुका। अब ये हमने हमारा कोड लिख दिया यहाँ पर। अब जो मेमोराइज्ड फंक्शन में जब जिसका हम पोर्ट कर रहे हैं उसका देखो, ये उसका बॉयलर प्लेट था, तो उसका आंसर हमने ऐसे निकाला था, तो जो टेबुलेशन में भी हमारा आंसर यही मिलेगा हमको, तो इसलिए उसको हम कॉपी पेस्ट कर देते सिंपल। अब एक मिनिमम ले लिया है, अभी हर एक कॉलम में जाके ये देख लेगा। अब डिफरेंस यहाँ आएगा कि मेमोराइजेशन फंक्शन कॉल की जगह सिर्फ डीपी कॉल लगेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं वही चेंज कर देता हूँ। ये कर दिया। अब आई थिंक ये गुड टू गो है, चेक कर लेते हैं। अब ये कहीं आई थिंक ओके, यहाँ पर एक वो मैंने हटा दिया है, ये हटा डालिए, वो एक ब्रैकेट मिसिंग था, ये एक्सेप्ट हो चुका है। अब सारे टेस्ट केसेस पर चला देते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो चुका है। अब इसमें मेमोराइज वाला नहीं हुआ था, बट टेबुलेशन वाला हो गया। अब क्विकली इसका हम अब टेबुलेशन वाले आपको इसका देख लेते हैं, इस पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक तो ऑर्डर ऑफ एन वाला ये लूप है, उसके बाद ये 2 ऑर्डर ऑफ एन वाले लूप है। उसका मतलब ऑर्डर ऑफ, क्योंकि इंटरनल लूप है, एक एन के अंदर दूसरा एन चल रहा है, तो ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ये हो गया। और स्पेस, और ये नीचे वाला तो सिंपल ऑर्डर ऑफ एन है। तो ओवरऑल देखने जाए तो सबसे बड़ा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लूप है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला। स्पेस में एडिशनल हम इस बार स्टैक स्पेस नहीं ले रहे, बट ये एडिशनल मैट्रिक्स ले रहे हैं जो कि 2D n/n, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो गई। अब सिमिलरली हम स्पेस ऑप्टिमाइज वाला कोड देख लेते हैं। अब स्पेस ऑप्टिमाइज वाला कैसे आएगा, ट्रायंगुलर वाले क्वेश्चन में मैंने अच्छे से समझाया था, बट फिर भी यहाँ एक रफ एक एस्टिमेट आपको बता देता हूँ। अब एक बार देख लेते हैं। अब किसी भी रो में मान लो हम खड़े हैं, जब फॉर एग्जाम्पल ये, तो इसको क्या चाहिए, इसको ये तीनों का आंसर ही चाहिए। इसको कोई मैटर नहीं है कि यहाँ पर क्या स्टोर था, यहाँ पर क्या स्टोर था, यहाँ पर क्या स्टोर था। सिमिलरली अगर मान लीजिए यहाँ पर एक नीचे कुछ होता ग्रिड सेल, अगर इसकी बात करते हैं तो इसको चाहिए होता ये
और ये इसको मैटर नहीं करता कि यहाँ 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 क्या स्टोर्ड है। तो इससे एक हिंट मिल रहा है कि जो ये हार्ड कोडेड जो इंडेक्स में हमने लिखा है ना कोड में आप देखोगे तो ये एक जस्ट एक ऊपर वाली हमें रो चाहिए जो भी हम आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये इस तरह जाएगी, फर्स्ट इटरेशन में ये दो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में ये दो चाहिएगी, उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में ये दो चाहिएगी। तो ये जो स्लाइड हो रही है ना विंडो, इसके बेस पे पता चल रहा है हमें सिर्फ पूरे डी पी एरे की जगह अगर हम 2 रो ले लें तो वो भी इनफ है। तो क्विकली हम कोड में देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर मैं से कहता हूँ कि आप स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाले मेथड से इससे सॉल्व करके बताओ। तो एक यही कॉपी कर लेते हैं टेबुलेशन वाला, इसमें ही चेंज कर देंगे हम, ठीक है। तो इसको ही मैं लिख देता हूँ स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। ओके, अब जैसे मैंने स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में क्या हमें 2 वेक्टर चाहिए जो प्रीवियस का स्टोर करें। तो एक वेक्टर को हम प्रीवियस ले देते हैं और एक को हम दे देंगे करंट, जो करंट रो में स्टोर करवा रहा है। अब मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि कुछ भी याद रखे बिना, मतलब हार्ड कोडेड याद रखे बिना कि अगर इंडेक्स -1 हो तो ही प्रीवियस होता है, इंडेक्स +1 हो तो ही प्रीवियस होता है, ऐसा मतलब उसके अलावा भी एक कोड को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बेस केसेस है। बेस केसेस जनरली लगते हैं हमारे कुछ हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख रहे हैं, तो हम अज्यूम करते हैं करंट आगे आगे प्रोसेस होने वाला है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, करंट बाद में प्रोसेस होता है। तो क्योंकि अब ये कुछ पहले से हम प्री प्रोसेस कर रहे हैं तो इसको हम प्रीवियस में डाल देते हैं। तो ये डाल दिया हमने प्रीवियस में, ये जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से ये इसको हमने प्रीवियस में डाल दिया है। आगे अगर मुझे कोई ऐसा एग्जांपल मिलता है कि जिसमें ये वैलिड नहीं है तो मैं एक्सप्लिसिटली पिन करके कमेंट में वो उस वीडियो की लिंक भी डाल दूंगा कि भाई उसमें प्री प्रोसेसिंग में प्रीवियस में नहीं करंट में जाता है, वो ऐसा कोई मिलेगा तो मैं डाल दूंगा। अब हम यहाँ आते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो हम बहुत सारे इंडेक्सेस हम एक्सेस कर रहे हैं। तो इसका शॉर्टकट ऐसा होता है कि सबसे पहले देखो आपका करंट कहाँ स्टोर हो रहा है। तो आप ये देख रहे हो कि ये वाली लाइन है ना, यहाँ हमारा फाइनल शॉर्ट आंसर आ रहा है कि आपको लेना क्या है फाइनली। तो जो फाइनली लेना है ना वो DP वहाँ पर सीधा सीधा करंट डाल दो। अब DP के अलावा क्या यहाँ यूज़ हो रहा है, तो यहाँ हमें दिख रहा है DP-1 है, यहाँ पर भी I-1 है, यहाँ पर भी I-1 है। तो एक बार लॉजिकली सोचो, उसी के लिए ही हमने प्रीवियस लिया था जो हमारी ऊपर वाली रो है। तो यहाँ पर जहाँ I-1 दिख रहा है ना वहाँ सीधा प्रीवियस डाल दो। यहाँ पर भी मैं प्रीवियस डाल दे रहा हूँ और यहाँ पर भी प्रीवियस डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब जब ये पूरा ये एक पूरी जो रो कैलकुलेट हो जाएगी तो नेक्स्ट इटरेशन में जैसे मैंने बताया था स्लाइडिंग विंडो जैसे 2-2 की शिफ्ट हो रही है, तो हमारा जो करंट है ना वो नेक्स्ट इटरेशन का प्रीवियस बन जाएगा। तो ये हमने ये डाल दिया यहाँ पर। अब एक बात अज्यूम करो कि जब भी ये दोनों फॉर लूप खत्म होंगे तब कोई तो लास्ट इटरेशन रही होगी ना जिसमें हमारा करंट कैलकुलेट हुआ होगा, करंट रो। तो जब वो कैलकुलेट हुआ होगा तब उसको हम स्टोर करवा रहे हैं प्रीवियस में। तो जो हमारा बाहर इन दोनों लूप के बाहर जब होगा ना तो वो फिर प्रीवियस में ही स्टोर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं प्रीवियस करा देता हूँ, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं इसके बेस केसेस, ठीक है। ये बेस केस पर चल गया है, सारे केसेस पर मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ये एक्सेप्ट हो चुका। अब जैसे कि मैंने ये आपको तरीका बताया था, हम उल्टा चल रहे थे, हम लास्ट में खड़े थे और आगे जा रहे थे। अब क्विकली एक वेरिएंट में बता देता हूँ जिसमें हम उल्टा मतलब सीधा चलेंगे, जो 0 से लास्ट वाले में जाएंगे। उसका सिर्फ मैं आपको मेमोराइज वाला वही बताऊँगा, रिकर्जन वाला आप और बाकी जो 3 वेरिएंट है वो आप वो खुद कर लेना। तो उसमें लिख देता हूँ मैं मेमोराइज्ड फॉरवर्ड FO लिख देता हूँ। तो अब इसका जो बॉयलर प्लेट था वो हम देख लेंगे। बॉयलर प्लेट है, यहाँ मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मेमोराइजेशन फॉरवर्ड डालते हैं। फॉरवर्ड में से हम आगे 0 थ्रो पे ही खड़े हम आगे जाएंगे। तो जो ये फंक्शन कॉल जा रहा है ना, इसे मैं मेमोराइज FO वाला एक फंक्शन वेरिएंट बना दूंगा। और अब इसे मैं कह दूंगा कि हम स्टार्टिंग वाली रो में ही अलग अलग कॉलम में जो जो हमारे कैंडिडेट्स है उसको पूछ पूछ के आंसर लेके आ जा। और अब जो ये वाला जो F वेरिएंट था हमारा, इसी को ही मॉडिफाई कर देते हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन का आपको अप्रोचेज आनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप जो बोलो उसके अलावा अगर आपको दूसरा कोई अप्रोच सामने वाला अगर इंटरव्यू पूछ रहा है तो उस टाइम आपको पैनिक नहीं होना है। तो इसलिए हमें दोनों वे पता होने चाहिए। इसका फॉरवर्ड वाला वेरिएंट डाल दिया, ठीक ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब एक बात समझो, इसका सबसे पहला देखो, अगर आप फॉरवर्ड चल रहे हो बैकवर्ड चल रहे हो तो जो आपके दोनों केसेस में ही अगर फॉरवर्ड भी चल रहे हो, मान लो यहाँ से आप नीचे आ रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, पर इसमें भी आपको रहना तो इसी बाउंड्री में ही पड़ेगा। तो वो जे वाली कंडीशन है कि जो नेगेटिव वाली ये जो कॉलम्स है -2 या n+1, ये तो हमें चाहिए ही नहीं। तो जो ये वाली कंडीशन है ना, जो कि अगर जे नेगेटिव जा रहा है या जे ग्रेटर देन इक्वल टू n जा रहा है, वो तो यहीं से बहुत बड़ा नंबर ही रिटर्न कराएंगे। अब बेस केस चेंज हो जाएगा। अब ये हो जाएगा कि अगर आप लास्ट रो पे पहुंच गए हो तो ठीक है, तो आप रिटर्न कर दो। उसके बाद अब आप है ना वो हो जाएगा डाउन, क्योंकि अब आप नीचे जा रहे हो। नीचे जा रहे हो तो अब आई की जगह I+1 डालना पड़ेगा, क्योंकि आई जब पे खड़े हो तो नीचे वाली जस्ट सेल में जाना है तो I+1 में जाना पड़ेगा। अब ये लेफ्ट डाउन जाना पड़ेगा, वो आपको जाना पड़ेगा I+1 में ही, और पर एक कॉलम लेफ्ट में होगी। सिमिलरली राइट डाउन जाना पड़ेगा आपको, सिमिलरली I+1 में जाना पड़ेगा क्योंकि नीचे जा रहे हो आप, और J+1 कॉलम एक आगे होगी। और रिटर्न DP ऑफ समथिंग, ठीक ठीक है। यहाँ पर आपकी जगह डाउन कर देते हैं और लेफ्ट अप की जगह लेफ्ट डाउन, राइट अप की जगह राइट डाउन। तो ये आपके इंडेक्स इसमें कुछ फ़र्क पड़ा यहाँ पर, और इसका हम बेस केस चेक कर लेते हैं। तो ये बेस के ओके रॉन्ग आंसर आ रहा है, ओके ये देखते हैं रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है यहाँ पर।
ओके, बेसिकली हमने यहाँ मेमोराइज्ड एफ वो वाला फॉरवर्ड वाला वेरिएंट नहीं भेजा है हमें, क्योंकि हमने चेंज किया था ना, क्योंकि पुराना वाला तो बैकवर्ड वाला है, ये जो भी नया बनाया है वो है। ठीक है, बेस केस पर पास हो चुका है। अब ये क्योंकि लास्ट वाला ये वाला जो कोड था इसने टीएलई दिया था, तो ये वाला भी टीएलई देगा। तो इस वेरिएंट पे देख के आप टेबुलेशन बना देना और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन बना देना। अगर ये भी मैं बता दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस रिवीजन प्लेलिस्ट का एम यही है कि आपने अगर ओरिजिनल वीडियोस कहीं से देखे हुए हैं, मान लीजिए जिस फॉर एग्जाम्पल वो 40 मिनट्स के आसपास है, तो रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले आपको 10-15 मिनट का एक लॉजिक रिवाइज हो जाएगा और वहाँ से वो रिफ्रेशर आ जाएगा। फिर C++ का जो कोई भी फॉरवर्ड या बैकवर्ड वेरिएंट के जो चार जो है रिकर्जन, मेमोराइजेशन, टेबुलेशन, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, वो आ जाएगा। और लास्ट के 5-7 मिनट में जावा वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक वॉक थ्रू आ जाएगा। तो इसलिए हो सकता है ये वीडियो भी, इसकी भी लेंथ हो सकता है 25-30 मिनट्स हो, बट इसका टेक्निकली अगर रिवीजन देखने जाए तो स्टार्टिंग के 15 मिनट में लॉजिक में रिवीजन हो जाएगा, जो ओरिजिनल वीडियो 35 मिनट की थी। तो क्योंकि ये प्लेलिस्ट का एम ही है रिवीजन का, तो आपको इसी तरह आप उसे देखना। तो अब क्विकली हम इसका जावा वाला कोड देख लेते हैं। अगेन स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें हम सिर्फ स्पेस ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल ये वाला मैं बता देता हूँ, ये एसओ वाला। यहाँ पर हम देखो, ये ऑर्डर ऑफ एन, ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, दो इंटरनल लूप है और नीचे ऑर्डर ऑफ एन, तो घुमा फिरा के तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही है। बट यहाँ स्पेस हम अब सिर्फ दो ही वेक्टर ले रहे हैं ऑर्डर ऑफ एन के, जहाँ पहले हम डी पी ऑफ एन स्क्वायर ले रहे थे। तो यहाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम हो गई है, ऑर्डर ऑफ एन हो गई है। अब कहाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज क्यों करते हैं और कहाँ नहीं कर सकते, तो जैसे कि अब देखो, जहाँ हमें सिर्फ पाथ का काउंट वो चाहिए, जिसकी यहाँ मैं बता देता हूँ एक जगह कि हर जगह ज़रूरी नहीं है आप स्पेस ऑप्टिमाइजेशन लगा पाओ। अब कोई क्वेश्चन का डिमांड ही ऐसा है कि मुझे सिर्फ ये नंबर नहीं चाहिए, जिसकी यहाँ पर ये पूछा हुआ आउटपुट 13, पर मुझे 13 सिर्फ नंबर अगर ये नंबर ही चाहिए तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन लगा सकते हो। बट अब समझो, अगर वो कह रहा है कि 13 तो चाहिए, उसके साथ पाथ भी चाहिए, तो पाथ चाहिए तो आपको रेफरेंस पॉइंट पता होने चाहिए कि भाई 8 पर कहाँ से आया होगा। मान लेते हैं कि ये वाला कौन सा वाला कॉस्ट है, ये 841 है ना, तो मान लेते हैं 8 आया 4 से, तो ये हमें स्टोर करवाना है, 4 आया 1 से, तो ये स्टोर करवाना है। तो अगर इसी तरह मतलब मल्टीपल पाथ से, और मतलब जरूरी नहीं है ना 13 एक ही आंसर हो, 13 वाले भी अगर 4 पाथ आते हैं ऐसा, तो मतलब जहाँ पाथ और ये सब के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हो वहाँ हमें एडिशनल ये चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो उस केस में हम स्पेस ऑप्टिमाइजेशन नहीं लगा सकते। तो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन वो लगता है। अब हम क्विकली जावा वाला कोड देख लेते हैं। अब फिर से शॉर्ट में कह देता हूँ, जावा में मेरी इतनी फ्लुएंसी नहीं है, तो मैं जो मेरा एक्सटेंशन है उसमें ये C++ वाला कोड पोर्ट करवा दूंगा और हम लाइन बाय लाइन वॉक थ्रू करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर सही लगता हो तो ठीक है, वरना फिर हम नेक्स्ट कुछ वीडियो से फिर सीधा जावा वाली इमेज ही लगा देंगे। बट वो हो सकता है, मुझे लगता है कि जो जावा वाले स्टूडेंट हैं उनको कम्बरसम लगे कि हर एक लाइन कोड पढ़ना, तो रादर देन एक एक लाइन का वॉक थ्रू करो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये मेरे एक्सटेंशन में इसे डाल देता हूँ और पास करवा देते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले जाएगा ये, उसके बाद रिकर्जन का एफ फंक्शन, मेमोराइजेशन का एफ फंक्शन, फिर टेबुलेशन, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, मेमोराइजेशन फॉरवर्ड वाला और फिर उसका एफ फंक्शन। ठीक है, अब ये कोड लॉक रहेगा आगे वाला। ठीक है, और लास्ट वाला। ठीक है, तो जो जावा वाले लोग हैं वो C++ वाला जो 3-4 मिनट आगे वाला वीडियो भी देख के ना, क्योंकि उसमें ऑन द फ्लाई कुछ चीज़ें समझाई होती है। यहाँ पर मैं वॉक थ्रू करने वाला हूँ कोड का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ग्रिड की लेंथ ले ली, अभी कुछ कमेंटेड कोड है, मतलब अलग अलग वे तरीके सॉल्व करने के देख लेंगे। रन लास्ट में सिर्फ कुछ एक ही करा के देखेंगे एक्सेप्ट, क्योंकि ऑलरेडी वर्किंग कोड है, सिर्फ पोर्ट हुआ है जावा में। तो सबसे पहले हम ये रिकर्जन वाला वे देख लेंगे। तो रिकर्जन वाले बॉयलर प्लेट में हमने एन दे दिया, ग्रिड पास कर दी। उसके बाद एक मिनिमम एक इंटीजर ले लिया 128। उसके बाद जैसे हम कहा था कि हर एक जो प्रोबेबल कैंडिडेट है, जो क्योंकि ये उल्टा चल रहे हैं हम लास्ट वाली रो में, कि हर एक सेल है उसमें से आंसर हो सकता है, तो उसमें हम फाइंड कर लेंगे मिनिमम क्या होगा, कि जो ऑलरेडी अभी मिनिमम कैलकुलेट हो चुका है अभी तक वो, या तो एक ऑलरेडी नया फंक्शन कॉल करो जिसमें आप बताओ आप कहाँ खड़े हो, आप लास्ट रो में उस पर्टिकुलर कॉलम पे खड़े हो और एन और ग्रिड भेज दो। मान लिया, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया, ऐसे भेज दिया। अब इसका एफ वो टेम्पररी फंक्शन देखते हैं, उसके इनपुट होंगे आप किस आई जे पर खड़े हो, आपने एन और ग्रिड पास कर दिया। ये वाली कंडीशंस वो है कि आपके लॉजिकल एरिया से कोई चीज़ बाहर जा रही है, तो उसके ऊपर बेस्ड पर अगर जे लेस देन 0 नेगेटिव हो रहा है या एन या उससे बाहर जा रहा है, तो हमें बहुत बड़ा नंबर रिटर्न करना है ताकि वो मिनिमम फंक्शन में कैच हो जाए। और अगर ऐसे करते करते आप अगर फर्स्ट रो पे पहुंच गए तो आप जो उसकी ग्रेड की वैल्यू है वही आप रिटर्न कर दो। रीज़न ये है कि फर्स्ट रो में पहुंच गए तो अब आप वहाँ से ऊपर कहीं नहीं जा पाओगे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो वैल्यू लेनी ही लेनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अप वाले कितने किसी से सेम फंक्शन को बोल दो कि आप i-1 जे से लेके आओ। लेफ्ट अप वाले कितने किसी से इसी फंक्शन को बोल दो i-1 जे-1 से लेके आओ। राइट अप वाले कितने किसी से सिमिलरली इसी को बोल दो i-1 जे+1 से लेके आओ। और रिटर्न क्या करना है, जो सेल पे आप खड़े हो वो तो आपको लेना ही है, प्लस ये जो 3 चॉइस है इनका मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ से ये हमने हमारा रिकर्जन जो बेसिक एक्सपोनेंशियल वाला है वो हमने कर दिया। अब क्विकली मेमोराइजेशन वाला देख लेते हैं। तो ये मेमोराइजेशन बॉयलर प्लेट में एन और ग्रिड भेज दी, एक डीपी ले ली हमने। अब जो हमने देखे थे वेरिएबल्स कैसे काम कर रहे हैं, वो आगे 4-5 मिनट्स के जो आगे वीडियो उसमें बताया हुआ है और जे कैसे काम करेंगे। अब ये देख लेते हैं, हमने सारे जो रोज़ है उसको -1 फिल करा दिया। उसके बाद हम एक मिनिमम ले ले रहे हैं फिर से 128। उसके बाद ये हर एक जो प्रोबेबल आंसर है वहाँ से हम चेक कर ले रहे हैं कि मेमोराइजेशन वाला जो वेरिएंट है उसमें कि हम इस सेल पर खड़े हैं, जो लास्ट रो और जो बट गिवन जो फॉर लूप वाली कॉलम चल रही है उस पर। अब आप हमें मिनिमम कैलकुलेट करके आंसर दे दो।
अब इसका मेमोराइजेशन वाले का एफ फंक्शन देखते हैं जिसमें डीपी पास हो रहा है। तो इसका बॉयलर प्लेट वही है, सिर्फ एक डीपी एक्सटर्नल पास हो रहा है। अब ये पूरा कोड वही है, सिर्फ डिफरेंस ये है जब एक तो पूछने से पहले चेक कर लेंगे अगर ये चीज़ कैलकुलेटेड है तो वही रिटर्न करो, नहीं है तो ऊपर वाला वही कोड जिसमें डीपी पास हुआ है और रिटर्न करते टाइम एक स्टोर कर देंगे। तो ये हो गया आपका मेमोराइजेशन वाला कोड। अब देख लेंगे टेबुलेशन में। तो टेबुलेशन के बॉयलर प्लेट में हमने ग्रीड और एन पास कर दिया, यहाँ डीपीआर ले लिया एन बाय एन का। अब जो बेस केस हम भर देते हैं, तो क्योंकि हमने पोर्ट किया उस कोड को मेमोराइजेशन वाले को जिसमें हम लास्ट रो से चले थे, तो इसमें भी वही है कि लास्ट रो वाले जितने भी है नहीं क्योंकि हम वो मेमोराइजेशन में लास्ट रो में चले थे तो उसका बेस केस था वो एंड हो रहा था यहाँ पर, जो ये बेस केस था, तो इसी को ही हमको पहले फिल करना पड़ेगा। तो हम बेसिकली यहीं आ गए कि आपको डीपी ऑफ जीरो और जो पर्टिकुलर कॉलम है उसका आंसर तो वो ग्रिड और वही रहेगा। तो ये कर दिया। उसके बाद ही आई और जे किस तरह चले या 3-4 मिनट आगे वाली वीडियो में देख लेना, मैंने समझा इंडेक्सिस कैसे चलते हैं। तो आई चलेगा 1 से एन तक, जे चलेगा 0 से एन तक। जो अप है उसको इनिशियली मान के चलेगा इनवैलिड बेस्ड ऑन दिस इंडेक्स कंडीशन, अगर वो वैलिड तो ही हमें ऊपर जाके लेना है। सिमिलरली लेफ्ट अप को भी बेस्ड ऑन दिस कंडीशन तो ही हमें लेना है। राइट अप को भी मानना है इनवैलिड है, फिर बेस्ड ऑन ये जो कंडीशन जहाँ जाना चाहता है अगर ये वैलिड है तो ही लेना है और डीपी में स्टोर करवा देना है हमारा जो लॉजिक है वो। और अब देखो ये यहाँ जो मेमोराइजेशन वाला बॉयलर प्लेट है यहाँ हमने आंसर इस तरह कैलकुलेट किया था, तो सिमिलरली इसी तरह आंसर वहाँ भी कैलकुलेट होगा। तो एक मिनिमम ले लिया, एक कॉलम ले ली और एक लास्ट में सारों में चेक करवा लिया कि जो लास्ट रो में जो प्रोबेबल कैंडिडेट है उसका आंसर यहाँ से रिटर्न करा दिया। अब हम ले लेंगे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला सॉल्यूशन। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में भी हमने बॉयलर प्लेट में एन और ग्रिड भेज दी। अब प्रीवियस ले लिया, करंट ले लिया। ये कैसे समझाया कैसे होता है, ये प्रीवियस करंट काम कैसे करेगा, ये आगे जो 3-4-5 मिनट वाला है वो भी देख लेना, ये सिर्फ वॉक थ्रू है। ये दोनों ले लिए, बेस के स्टोर करवा दिया, प्री प्रोसेसिंग करवा दी। उसके बाद जो ओरिजिनल लूप था उसके अंदर मैंने कोड ट्रिक बताई थी C++ वाली वीडियो में कि वो कहाँ प्रीवियस और कहाँ करंट लेना होता है। ये सिर्फ एक क्विक वॉक थ्रू है सिंटेक्स के लिए। तो ये मेन लॉजिक में स्टोर करवा दिया। अब जो ये नेक्स्ट इटरेशन में जो हमारा करंट है वो नेक्स्ट इटरेशन का प्रीवियस बन जाएगा, तो ये करा दिया यहाँ पर। अब कभी ना कभी तो ये लूप एग्जिट होगा तो उस टाइम जो करंट कैलकुलेट करा होगा वो प्रीवियस में हम स्टोर करवा रहे हैं, तो ये बाहर भी हमें प्रीवियस में मिलेगा। तो जब हम हर प्रोबेबल कैंडिडेट को देख रहे हैं तो यहाँ मिनिमम में हमें प्रीवियस में कैंडिडेट मिल जाएगा और यहाँ से हमने रिटर्न करवा दिया। जब यहाँ तक ये उल्टा वाला जो वेरिएंट है उसके जो चारों वेरिएंट है जो हम n-1 से 0 जा रहे हैं। अब एक जैसे मैंने कहा था हम वो भी देख लेते हैं फॉरवर्ड वाला वे। तो एक फॉरवर्ड वाले वे में हमने बॉयलर प्लेट में एन और ग्रिड डाल दी, डीपी ले लिया हमने एक और सारों को -1 से फिल करा दिया इनिशियली। फिर क्योंकि हमें प्रोबेबल आंसर चाहिए था मिनिमम ले लिया हमने और जो भी फर्स्ट रो में खड़ा है वहाँ से उसका जो मेमोराइजेशन फॉरवर्ड वाला फंक्शन में डाल के बता दिया कि जो प्रोबेबल आंसर है आप उसका मिनिमम लेके भेज दो। अब आगे लिखेंगे हम जो फॉरवर्ड वाला एफ फंक्शन का वेरिएंट है वो। तो यहाँ फ़र्क सिर्फ इंडेक्स इसका -+ का ही आएगा। देखो जो इनवैलिड कोड है वो तो जे नेगेटिव नहीं होना चाहिए या जे ग्रेटर देन इक्वल टू एन नहीं होना चाहिए, तो वो तो 1 ही 8 है। अब यहाँ बेस केस चेंज हो जाएगा। अब हम सीधा चल रहे हैं तो 0 से लेकर आप 1 पे आए, 1 से 2 पे, तो कभी ना कभी तो n-1 पे आओगे, वहाँ आए तो उसी ग्रिड की वैल्यू भेज दो और डीपी में अगर ऑलरेडी कैलकुलेट है तो वो भेज दो। अब वो जो अप लेते थे पुराने कोड में, अब ये फॉरवर्ड वे में हम नीचे जा रहे हैं, 0 से 1 जा रहे हैं, तो ये अप की जगह डाउन हो गया। इंडेक्सिस का ध्यान रखना, एक लेफ्ट डाउन हो गया, एक राइट डाउन हो गया और एक हमने रिटर्न करते टाइम जो एज पर द लॉजिक अभी तक हम देख रहे हैं वही कर दिया। तो ये आपका फॉरवर्ड वे भी हो गया। अब क्विकली इसका हम ये देख लेते हैं, सीधा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन ही सबमिट करके देख लेते हैं। ये चलेगा क्योंकि ऑलरेडी हम ये वही वर्किंग कोड से पोर्ट हुआ है जावा में, ये कोई एक्सेप्ट हो चुका। तो ठीक है गाइस, कोई सजेशन हो तो बताना। हो सकता है वीडियो आपको लगे कि 26-27 मिनट की है तो मैं ओरिजिनल वीडियो ही ना देखूं, पर याद रखना ओरिजिनल वीडियो में जब आप रिवीजन करने बैठोगे नो डाउट कर सकते हो, आपका इंडिविजुअल चॉइस है। बट अगर मेरे टाइम पे इस तरह रहता है रिवीजन वीडियो तो मैं प्रीफर करता रिवीजन, क्योंकि ओरिजिनल वीडियो का आप एक लिमिट है, आप 1.75 की स्पीड से ज़्यादा नहीं देख सकते, वरना आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा एक सेशन में 3-4 वीडियो देख पाओगे, कान में थोड़ा दर्द करेगा। रिवीजन वाली वीडियो में क्या होता है, ऑलरेडी सामने वाला एज्यूम करके चलता है, आपको हल्का फुल्का लॉजिक पता है, आपको रिवाइज करना है, आपका प्लेसमेंट नज़दीक है और आपको वो जो फियर है एक और आपका जो कोड वॉक थ्रू नहीं हो रहा या ऐसा कुछ है तो आप देख सकते हो। अब रिवीजन वीडियो का मान लो जो ओरिजिनल वीडियो से 26 ओरिजिनल वीडियो मान लो 35 मिनट की और रिवीजन वीडियो आई है जिसकी चैनल की 25 मिनट की, तो ये मतलब जिम करना कि 25 मिनट पूरा वो है। आगे के 25 मिनट में हो सकता है 10 मिनट लॉजिक के लिए है, तो आपने लॉजिक देख लिया, आप कंफर्टेबल हो तो छोड़ दो वहाँ से। उसके बाद जो 5-10 मिनट है वो 5-8 मिनट है वो C++ वाले कोड होगा, उसके बाद जावा वाला कोड होगा, उसके बाद कुछ ऑन द गो कुछ बातें होगी वो होगा। तो डिपेंड ऑन योर कन्वीनियंस, आप कोई पार्ट देख सकते हो, कोई स्किप कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।